नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग हमारा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है जो दिसंबर में आने वाला है, मतलब अभी से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो पूरे 5 से 6 महीने आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी से इसकी तैयारी करेंगे जिससे हम लोग अपना जेआरएफ लेके रहें, क्योंकि जेआरएफ होने के अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं। स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलती है, आप अपनी पीएचडी बेफिक्र होके कर सकते हैं। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जेआरएफ होता है तो बेस्ट है। इसलिए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे अभी से, जिससे हम लोगों का जेआरएफ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ये सीरीज स्टार्ट आज से करेंगे, टारगेट जिसका रहेगा जेआरएफ दिसंबर 2023। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद उसके सोल्यूशन। ठीक है, पेपर 1 के लिए जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 होता है, और इस बार का जेआरएफ हम लोग लेके रहेंगे, जेआरएफ इज माइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिसंबर 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम हुआ था आपका 22/2/2023 को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका ए से ई में 5 गांव की आबादी दी हुई है, जिसमें से पुरुष एम है और महिला कौन है, एफ, और ट्रांसजेंडर को प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। इसके हिसाब से आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टोटल आबादी दी गई है। यहाँ पे पुरुष जो है उनका परसेंटेज दिया हुआ है, महिला का परसेंटेज दिया हुआ है, उसके बाद ट्रांसजेंडर का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग अपना पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी गांव बी में महिलाओं की आबादी का कितना % है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख, गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी हम लोग जब निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। जब हम लोग गांव ए की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका परसेंटेज जब हम लोग निकालेंगे कितना % है, आप लोग देखना गांव ए में कितनी आबादी है, टोटल 1200। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 12,000 आपकी आबादी है। तो उसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि गांव में ट्रांसजेंडर की आबादी। अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर कितने हैं आपके, 22% यहाँ पे ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो टोटल आबादी कितनी होगी, 12,000 प्लस 22% आपके ट्रांसजेंडर हो गए। यहाँ पे ये लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे कि जैसे ये परसेंटेज में दिया गया है तो 22/100 यहाँ पे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये वाला 0 चला जाएगा, ये 0 से ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टोटल हो गए ट्रांसजेंडर, ये कौन निकले हैं, ट्रांसजेंडर। तो 0 तो यहाँ हो गया, 12 दूनी 24, कितना बचा 2, 12 दूनी 24 और 2 कितने बचे 26। तो ये जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं इनकी आबादी यहाँ पे पूरी तरह दिखा दी गई है, कितने हैं 2624। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। अब हम लोग निकालना है आबादी गांव बी में महिलाओं की आबादी का कितना। अब हम लोग गांव बी में महिलाओं की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे गांव बी कौन सा है हमारा, इसमें 16,000 टोटल लोग हैं, और महिलाएं यहाँ पे कितनी दी गई हैं, 33%। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 33% महिलाएं हैं। तो इसी हिसाब जैसे हम लोगों ने ट्रांसजेंडर निकाला था, तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे गांव बी में महिला जो है। ठीक है, महिला कैंडिडेट है उनका निकालेंगे, तो कितनी थी 16,000 वहाँ पे टोटल आबादी थी। उनका परसेंटेज कितना है था, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं, 33% दिया हुआ था, तो 33/100। ठीक, यहाँ भी 2 0 से 2 0 चले जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5280। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इनका क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि गांव ए में जो ट्रांसजेंडर है प्लस की आबादी गांव बी में महिलाओं की आबादी कितनी है। तो हमारे जो ट्रांसजेंडर थे कितने निकले थे, 2640, प्लस महिलाएं हमारी कितनी निकली थी, ये क्या है महिलाएं, ये कितनी निकली थी 5280। तो इनके जब परसेंटेज हम लोग निकालेंगे फिर क्या करेंगे, और ये भी आपको देखना है कि किस में कौन सा ऊपर रखना है कौन सा
नीचे रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे उन्होंने गांव ए में ट्रांसजेंडर की आबादी का पूछा है, तो जो ट्रांसजेंडर है वो कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे कितने 2640 और बटे ये महिलाओं की संख्या कितनी थी 5280 और परसेंटेज पूछा गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये जीरो से यहाँ से ये चला जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज में ही निकालना है, ठीक है। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो 2 से देखते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 0। इसको भी सॉल्व करें, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12 0, फिर इसको 2 से सॉल्व करेंगे, 2 छंग 12, 2 1 सॉरी 2 छंग 12, एक यहाँ पे बचेगा तो ये भी 66 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 बार, तो अब ये 33 से चला, 33 से कम 33, यहाँ 0 है, 33 दूनी, फिर ये 2 से जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 तो हमारा चल ही रहा था साथ में, ठीक है। तो ये 50% यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। आपको हाँ ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। तो कितना आया यहाँ पे आंसर 50%। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है गांव ई में पुरुषों की आबादी और गांव डी में महिलाओं की आबादी के बीच का अंतर पूछा है। अब गांव ई में पुरुष कितने हैं, आप लोग देखो यहाँ पे गांव बी में 25,000 पुरुष हैं, ठीक है, और गांव डी में कितने हैं 24,000, ठीक। तो यहाँ 25,000 और पुरुष की जनसंख्या यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये पूरा आपका 100% दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं ये पूरा आपको कितना देते हैं 100%, ठीक है। अब यहाँ पे 30% तो महिलाएं होंगी, कितनी 30% आपकी महिलाएं होंगी, प्लस 25% कौन हो गए ट्रांसजेंडर, इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और 5 55 ही हो गए। अब क्या करें, पुरुष हम लोगों को निकालने हैं कितने 100 और 30 और 25 मिलके कितने हो गए 55%। तो 100 में से जब हम लोग 55% यहाँ पे घटाएंगे, जैसे 100 में से यहाँ से 55 घटा देंगे, 10 में से 5 के 5, फिर यहाँ पे कितना बचा 9 9 बचा, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4, मतलब 45%। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये 45% हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम लोग सबका निकाल सकते हैं। ये टोटल यहाँ पे कितना हो गया पूरा 100, तो 36 और 20 कितने हो गए 56 हो गए। अब 100 में से 56 हम लोग हटाएंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते, या आप लोग जैसे एग्जाम में है तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेना, जिससे कि जो भी आंसर है तो खटाखट उसके आंसर आते चले जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ 45% आपको समझ में आ गया कैसे आया। हम लोगों ने टोटल में से जो भी महिलाएं थी और ट्रांसजेंडर थे उनको घटा दिया। अब पूछा गया कि अंतर पूछा गया है, तो 24,000 जो है ये कहाँ से आया, जो डी गांव में टोटल जनसंख्या है, प्लस यहाँ पे पूछा गया है कि महिलाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी निकालने की जरूरत है, तो 100 में से जब 56 घटाएंगे, यहाँ 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, ठीक, 44 बचा। तो यहाँ पे महिलाओं का परसेंटेज कितना हो गया 44, तो वो यहीं पे ये चीज दी गई है। आपको समझ में आ गया, अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। तो अब इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 25,000 इंटू 45/100, ये 2 जीरो चला गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 11,250 आ जाएगा। तो आप लोगों को गुणा करना तो आता होगा, नहीं आता है तो प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आपको फायदा देगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 24,000 आया हमारा, 24,000 इंटू 44/100 क्योंकि परसेंटेज है, तो ऐसे यहाँ से 2 ये जाएंगे, फिर 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कितना आएगा 10,560। तो ये समझ में आ गया कहाँ से आ गया ये चीज। इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 690। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो गया 690। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव सी में ट्रांसजेंडर और गांव बी में पुरुषों की आबादी का अनुपात कितना है। अब गांव सी में कितने टोटल है 18,000 लोग टोटल हैं, ठीक, टोटल कितने हैं 18,000। इसके बाद पूछा गया है कि ट्रांसजेंडर, गांव सी में ट्रांसजेंडर इस प्रकार से यहाँ से निकाला था, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जितना भी बनेगा उसको
यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका 32%। ठीक, तो ट्रांसजेंडर 32%। अब टोटल कितने 18,000, इसका 32% हम लोग निकालेंगे। इसके बाद परसेंटेज पूछा गया तो परसेंटेज बटा भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक, और फिर क्या पूछा गया कि गांव बी में, गांव बी में कितने 16,000 टोटल हैं। देखो यहाँ पे गांव बी में 16,000 है ये। और पूछा गया पुरुषों का, इसी प्रकार से इन दोनों को ऐड करके जब 100 में से इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 40% ये बच जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 16,000 इंटू 40%। इसी प्रकार से जैसे ये सारी चली जाएंगी, 0 से 0, 0 से 0, तो 2 से भाग देंगे, 2 ने 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, और यहाँ पे ये 8 चौको 32, 4 से 4 चला गया, यहाँ नीचे 0 बचा। ठीक, ऊपर 9 बचा, तो ये 9/10 आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 अनुपात में पूछा गया, 9:10 इसको लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पे 9:10 किस तरीके से आया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गांव ए में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर कितना है। ठीक, तो गांव ए में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अंतर पूछा गया है। तो जैसे हम लोगों ने वहां पे निकाला था, इन दोनों को 46 और 22 को ऐड करेंगे। 46 और 22 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 और 6। ठीक, अब इसको 100 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3, 32 बचे। ठीक, तो ये फीमेल का कितना हो गया 32% यहाँ पे आंसर हो गया, मतलब परसेंटेज उनका। अब पूछा गांव में पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितने 46%, कितने में से 1200 में, और महिलाएं कितनी है 32%। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने 12,000 में से ये 46 पुरुष हैं। ठीक, ये हो गया हमारे मेल, ये होगी फीमेल। यहाँ पे निकाला अभी हम लोग परसेंटेज, तो ये कितने निकलेगा 14, और परसेंट है तो 100 का भाग देंगे तो 12,000। इनको सॉल्व करेंगे जब हम लोग तो आंसर कितना आएगा 1680। ठीक, आपको समझ में आ गया हो कैसे आंसर आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गांव बी और डी दोनों में एक साथ महिलाओं की कुल संख्या। ठीक है, तो गांव बी एंड डी में एक साथ महिलाओं की संख्या पूछी गई है। इसके बाद गांव सी में पुरुषों की संख्या में कितना प्रतिशत है, वो महिलाओं की संख्या अलग निकालनी है, कहाँ की बी और डी की। इसके महिलाओं का वो पुरुषों का जो गांव सी में प्रतिशत पूछा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो गांव बी और डी में महिलाओं की कुल संख्या, तो गांव बी में टोटल कितने हैं 16,000, महिलाएं कितनी है 33%, तो बटा ये 100 हो गया। और गांव डी में टोटल लोग कितने हैं 24,000, और महिलाएं यहाँ पे कितनी है 44%। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं बी में कितनी 33% है। ये देखो बी में 33% महिलाएं हैं, और कहाँ पे सी में है 44% महिलाएं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15,840 आंसर आ जाएगा। फिर पूछा गया गांव सी में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो उसी प्रकार से निकाल लेंगे जैसे यहाँ पे निकाला। ठीक, 100 से भाग देंगे तो ये हमारा 5,760 आ जाएगा। फिर प्रतिशत पूछा गया है इन दोनों का, तो क्या करेंगे परसेंटेज में जो ये हमारी टोटल संख्या है इससे और इसको घटाएंगे। देखो यहाँ पे इससे इसको घटाया गया है। फिर जो जिसका परसेंटेज पूछा गया है, जैसे सी का उनके बी और डी के सापेक्ष पूछा गया तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, और 100 का भाग देंगे परसेंट के लिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 175% हमारा आंसर जो है 175% आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडी मॉडल। जिनको एडी मॉडल नहीं पता है, एक छोटा सा ही वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। तो एडी मॉडल की कितने 5 स्टेप होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, ए मतलब हो गया एनालाइज करना, सबसे पहले एनालाइज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है हम लोग डिजाइन बनाएंगे, फिर डेवलप करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट।
फिर उसके लास्ट में है हमारा मूल्यांकन करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आई और ई है उसका क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। तो आंसर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ये देखो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, यहाँ पे ये फुल फॉर्म भी दिए गए हैं कि क्या होता है, आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन कि ऑनलाइन कक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों को एक अनुदेशक पढ़ाता है। मतलब ऑनलाइन क्लास में कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, इंस्ट्रक्टर कोई एक टीचर पढ़ा रहा है। पाठ के बाद अनुदेशन, पठन सामग्री, ई विषय सामग्री, पावर पॉइंट प्रस्तुति आदि, मतलब ई कंटेंट आपको दे रहा है। ठीक है, इस उद्देश्य से संकलन करता है कि विद्यार्थी उनकी अवलोकन कर सके। इसके लिए अनुदेशक कौन से विकल्प का चयन करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग, जैसे आप लोग जब एडी मॉडल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम समस्या देखते हैं कि क्या समस्या आ रही है, एनालाइज करते हैं उसको, फिर क्या करते हैं उसके हिसाब से अपने जो एक्सपीरियंस है कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, उसका एक पूरा कह सकते हैं ढांचा, डिजाइन तैयार करते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए कोई कोर्स हम लोग लॉन्च करते हैं, डेवलप करते हैं कुछ, कि जिससे बच्चों की समस्याओं को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो वो जो कोर्स लॉन्च किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, एलएमएस, मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो कोर्स लॉन्च किया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा है कि जो टीचर है पीडीएफ या ई कंटेंट जो भी आपको प्रोवाइड करवाता है उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे देखो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्रकार भी दिया गए हैं, कौन कौन से होते हैं। इंस्टॉल्ड, वेब बेस्ड होते हैं, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, एलएमएस विद ऑथरिंग टूल्स, इंटीग्रेशन कैपेबल एलएमएस, ये फुल फॉर्म दी गई है। सास एलएमएस, क्लाउड बेस्ड जो एलएमएस, मतलब एलएमएस की फुल फॉर्म वैसे भी पूछी जा सकती है। तो क्या होती है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो समझ में आ गया, जो हम लोग कुछ कोई चीज हमने तैयार की, फिर उसको हम किसके थ्रू देते हैं, ठीक है, ई कंटेंट में बच्चों को, तो उसको क्या बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग, स्वचालन, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामग्रियों और सीखने और विकास कार्यक्रमों के वितरण में सहयोग प्रदान करता है। ऑनलाइन कक्षा में भी एलएमएस का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन कई बार देखा होगा, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। तो यहाँ पे ये नियम दिए गए हैं, आप लोग देख के भी पता लगा सकते हैं कौन से हैं। तो ये नियम किसके दिए गए हैं, अधिगम के प्राथमिक, मतलब अधिगम के नियम किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने। तो इसमें कौन कौन सा था, आपका लॉ ऑफ इफेक्ट था, रेडीनेस था, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी था। तो केवल कौन सा नहीं था, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, ये अधिगम के नियम में शामिल नहीं था, तो उसने नहीं ही पूछा है। प्लस क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ये नॉट जरूर देखना है, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जैसे बच्चे टीचर को देख रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, तो उसका उसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो किस में आ जाता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। तभी कहते हैं कि टीचर को अनुशासित या एक नियम से चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी उसको देख के सीखते हैं। इसके बाद है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इसको क्या बोलते हैं कि आप अपने जितने भी सेंसेस हैं उसके थ्रू कोई चीज सीखने के लिए तैयार हैं, मतलब किसी भी हालत में कि आपको ये चीज करनी है, एक जिज्ञासा है आपके अंदर, तो वो किस में आ जाएगी, तत्परता के नियम में। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसको ट्रायल एंड एरर भी बोल सकते हैं, कि हम लोग जब जितना अभ्यास करते हैं उतनी हमारी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। ठीक, ये तो थॉर्नडाइक के नियम है, थॉर्नडाइक ने अपने लर्निंग के 3 नियम दिए थे। ठीक, यहाँ ये दिए गए प्रभाव का नियम, तत्परता का, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको पढ़ के बताना कौन से सही है। प्रोजेक्ट मेथड इज द बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ जॉन डुई। ठीक है, बताइए परियोजना विधि जॉन डुई के दर्शन से सर्वाधिक रूप से संबंधित है। स्टेटमेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोजेक्ट मेथड लाइज इन सोशल पार्टिसिपेशन। परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है। मतलब जो हमारी प्रोजेक्ट मेथड है वो आपको पता है, जॉन डुई ने उसके बारे में बात की थी।
तो उन्होंने बताया पहला क्या, जॉन ड्यूई की फिलॉसफी से संबंधित है, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है कि परियोजना विधि की प्रबलता सामाजिक प्रतिभागिता में निहित है, मतलब सोशल पार्टिसिपेंट उसका होता है, मतलब जब आप करेंगे तो उसमें सोशल पार्टिसिपेंट भी होगा, तो ये पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे क्या क्या दिए गए उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो हमारा आंसर है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया ए, प्रोजेक्ट विधि जॉन डुई द्वारा विकसित की गई। तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, तो आप तुरंत आंसर लगाइएगा, किसने दी थी, जॉन डुई ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्व स्नातक शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं पर शैक्षणिक प्रोग्राम और पाठ्यक्रम किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि स्वयं जो पाठ्यक्रम है किस किस के द्वारा विकसित किए गए हैं, ठीक है। तो NPTEL है, IIM अहमदाबाद है, AICTE है, इसका CEC है, IIM बैंगलोर है, या फिर UGC। तो इसमें आंसर नंबर हमारा 1 यहाँ पे बचा हुआ है। तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं जो स्वयं है उसमें UGC का कोई रोल नहीं है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो F है वो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ भी F निकल गया, यहाँ भी, तो कौन सा बचा आपका ACDE, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों के लिए ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और ये किसकी संस्था है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ये पहल है, जो 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, 9 जुलाई 2017। जैसे इस बार जो जून में एग्जाम हुए हैं उसमें स्वयं प्रभा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मार्च में एग्जाम हुए थे वहाँ पे स्वयं से क्वेश्चन पूछने को मिला है। तो आपके डिजिटल इनिशिएटिव भी काफ़ी रोल प्ले करते हैं आपको 1, 2 से 4 नंबर दिलवाने में। नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन रिपोर्ट पढ़ते समय प्रायः संक्षिप्ताक्षर विज आता है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब शोध मतलब रिसर्च पेपर या हम लोग थीसिस वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें ये संक्षिप्त अक्षर यूज किया जाता है विज करके। तो इसका अर्थ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, नेमली नामता, अर्थात, अगेंस्ट, या फिर रिफर टू। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका मतलब होता है नेमली मतलब अर्थात। जैसे लिख देते हैं ना कि ये शोध विज, जैसे मान लीजिए कि सैम्पलिंग है और विज नॉन सैम्पलिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब कि या तो ये या तो ए, ऐसे करके। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। एक विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में अपनी PhD शोध प्रबंध जमा करता है, ठीक है। उसके शोध प्रबंध की समीक्षा करने पर उसकी विषय वस्तु के 35% भाग में समरूपता पाई जाती है, मतलब 35% उसका भाग है, उसमें क्या पाई जाती है कि कहीं से कंटेंट लिया हुआ है, सिमिलरिटी देखी गई है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार निम्नलिखित में से यह साहित्य चोरी के किस स्तर पर आता है, मतलब आपने किसी का कंटेंट लिया है, ठीक है, कंटेंट यूज किया है और उसको मेंशन भी नहीं किया है, मतलब तो इसको क्या माना जाएगा, साहित्य चोरी मानी जाती है। तो किस स्तर पर आता है, लेवल 0, स्तर 0, लेवल 1, 2 या फिर 3 में। तो 35% जो है हमारा वो किस में आ जाएगा, लेवल 1 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे आंसर बी सही है, लेवल 1 में आएगा। साहित्य चोरी से अभिप्राय है किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य, विचार, उपाय या शैली आदि को अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशित कराना, ठीक है। तो इनका स्तर देखो यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे स्तर होता है। 0 स्तर मतलब 0 लेवल, 10% तक समानता, इसमें कोई दंड नहीं दिया जाएगा आपको, मतलब लेवल 1 ये हो गया, लेवल 0 फिर हो गया लेवल 1, ठीक है।
10 से 40% अगर समानता है तो ये साहित्य चोरी में आएगा। 6 माह की विनिर्धारित अवधि के लिए भीतर संशोधित आलेख को जमा करने को कहा जाएगा। मतलब आप 6 महीने तक उसको अपना संशोधित करके पुनः दे सकते हैं। ठीक है। अब लेवल 2 जो है उसमें क्या है, 40 से 60% तक अगर समानताएं पाई जाती हैं तो ऐसे छात्रों को अधिकतम 1 वर्ष अवधि के लिए संशोधित आलेख को जमा करने से वंचित किया जाएगा। 1 वर्ष तक आप उसको संशोधित आलेख को जमा कर सकते हैं। ठीक है। लेवल 3 एक हो गया, 60% से अधिक समानता, ऐसे छात्रों को उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपकी 60% अधिक कहीं पे ऐसा पाया जाता है कि आपने किसी और का साहित्य चोरी किया है तो आपका जो मतलब पीएचडी या थीसिस या जो भी आप कर रहे हैं रिसर्च वर्क, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी सही हो गया। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, इससे आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शोध आलेख का वह भाग जिसमें शोध के विषय क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है, उसे कहा जाता है। ठीक है। मतलब बताया गया है कि जो कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ रिसर्च है जिसमें ओवरव्यू दिया जाता है। ठीक है। फील्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द, जो आपके अन्वेषक हैं, ठीक है, आपने जिनकी मदद ली है, तो ये सारी चीज़ें किस में मेंशन की जाती हैं, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का एक काल अवधि में प्रेक्षण और मापन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। कोई एक स्टडी है, द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व एंड मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक लंबे समय तक उस पर रिसर्च आप कर रहे हैं कोई एक ही ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च या अनुदैर्घ्य शोध कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं, हमारी ये जो शोध होती है, ये जो रिसर्च बताएगी, तो ये 2 टाइप की होती है। एक तो होती है क्रॉस, ठीक है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। ठीक है। ये क्लास 2 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 6 का हो गया। ठीक है। आपको इस पे रिसर्च करनी है। ठीक है। तीनों पे और कम टाइम के लिए, कि मतलब आपको देखना है कि कैसे इन लोगों का परफॉर्मेंस है, जो भी चीज़ पे रिसर्च करनी है। ठीक है। मतलब कम टाइम, यहाँ क्या हो रहा है, लेस टाइम, कम टाइम के लिए। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अलग अलग, आपके सैंपल या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक, क्या हो गया, डिफरेंट। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट है, मतलब एक कोई बच्चा है 2 साल का, आपने जब वो 2 साल का था तब उस पर रिसर्च की, फिर जब वो 4 साल का हो गया तब आपने उस पर रिसर्च की कि क्या क्या उसमें चेंज है उसके बिहेवियर में जो भी, फिर जब वो 8 साल का हो गया तब भी आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब आपका ऑब्जेक्ट या सैंपल क्या है, सेम है। ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या है, लॉन्ग टाइम है, मतलब काफी लंबे टाइम से आप उस पर एक ही ऑब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल में। और क्रॉस सेक्शनल किस में आएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे आप कम टाइम के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी स्टेटमेंट, मतलब 2 कथन दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ के बताना है कौन से सही है। ठीक है। तो सबसे पहले, इन केस ऑफ क्वालिटेटिव फिनोमिना वी हैव डेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of an attribute और more than one attribute। ठीक है। मतलब गुणात्मक परिघटना के दृष्टांत केस में हम एक या एक से अधिक विशेषताओं, लक्षणों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर आंकड़ा संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड स्टेटमेंट, with such data as mentioned in statement 1 above, the sampling distribution may take the form of a binomial probability distribution। ठीक है। उपयुक्त जो कथन 1 दिया गया, उल्लिखित आंकड़ों का प्रदर्शित वितरण द्विपदीय प्रायिकता वितरण के रूप में हो सकता है। तो इसमें पूछा गया कि ये 2 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम लोग इस तरीके से करते हैं कि एक एट्रीब्यूट या 2 एट्रीब्यूट उपस्थित हैं
उसके बाद ये किसके द्वारा ज़्यादातर किया जाए, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे कथन दोनों ही सही है हमारे, तो हमारा जो ये आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक, खाली स्थान यहाँ पे दिया है, कि भावना को प्रतिबंधित करता है। सामान्यता, संदेह, तटस्थता, विद्वेष। मतलब कोई भी एक सोसाइटी है, मतलब एक जगह से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन होगा, बातचीत करने का ढंग होगा, उसमें क्या चीज देखने को मिलती है, संदेह देखने को मिलेगा, तटस्थता मतलब डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर विद्वेष देखने को मिलेगा, या समानता। तो उसमें क्या देखने मिलेगी, जो सामान्यता है, मतलब कॉमन चीजें देखने को मिलेंगी। कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट दिए गए, पूछा गया, ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड टू, नकारात्मक पक्ष आपको बताना है संप्रेषणीय भाषा का, मतलब कि कम्युनिकेशन भाषा जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उसका नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। ठीक है, लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसके बाद सत्य का दमन करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, प्रजाति केंद्रिता को पारगमित करने के लिए, या फिर वैश्विक शांति प्रयासों के समर्थन के लिए। तो क्या नेगेटिव साइड पूछी गई, आपको पॉजिटिव भी बतानी है, नेगेटिव बतानी है। तो यहाँ पे जो हमारा ई आंसर है, मतलब ई पॉइंट है, वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ई देखते कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दो बचे, इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन सा हो सकता है। लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ाने के लिए, ये भी हो सकता है, जैसे बहुत अच्छे नेता होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, बहुत से नेता हैं प्लस अच्छे वक्ता भी हैं, तो वो लोकतांत्रिक वाद विवाद को बढ़ा सकते हैं अपने भाषण से। ठीक है, और आजकल ये सब चीज़ें काफ़ी देखने को भी मिलती हैं, आप लोग जानते ही हैं। इसका सत्य का दमन के लिए, ये भी पॉइंट कहीं हद तक सही है। समाज को बांटने के लिए और प्रजातीय केंद्रिता को पारगमित करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा है, अब जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके वाद विवाद को बढ़ाने के लिए, तो ये तो कम ही है। सत्य का दमन करने के लिए, ये पॉइंट काफ़ी हद तक मैच कर रहा है कि ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, कि आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको इंसान दबा देता है। आप लोग आजकल ऐसे समाज में ये सब चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। डिवाइड द सोसाइटी, सोसाइटी को बांटने के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। प्रजाति केंद्रिता को पारगमित करने के लिए, ठीक है, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जो आंसर नंबर बी है, मतलब बी सी डी यहाँ पे सही हो जाएंगे। ए आपका यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डेमोक्रेटिव वाद विवाद, जब डेमोक्रेटिव है तो वाद विवाद का ऐसा कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारा, कम्युनिकेशन कल्चर एंड पावर आर इंटर रिलेटेड, मतलब संप्रेषण संस्कृति और शक्ति अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, सोशल कल्चर वैल्यूज व्हेन कम्युनिकेटेड डू नॉट हैव एनी वेटेज ऑफ पावर, संप्रेषण के पश्चात सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में शक्ति का कोई वजन नहीं रह जाता है। ये काफी हद तक थोड़ा गलत सा लग रहा है, बाकी है कि हाँ संप्रेषण संस्कृति और पावर इंटर रिलेटेड कहीं ना कहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट एक सही है, हमारा दूसरा गलत है। ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे दिया गया है ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, तो यही हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज कन्वर्टेड वर्ड्स इनटू, मतलब जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो वर्ड को कैसे कन्वर्ट कर सकती है। ए टूल ऑफ इक्वलिटी, समानता के साधन के रूप में, ठीक है, समय के रूप में, ए टूल ऑफ अनवारंटेड पीस, मनी, पावर। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, ज़्यादातर मॉडर्न यहाँ पे क्या चीज़ पूछे, ए टूल ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी तो नहीं रहती है क्योंकि जिनको टेक्नोलॉजी का यूज वगैरह नहीं आता तो वो कैसे उस पर काम कर सकते हैं या कैसे उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, टाइम, इसका टूल ऑफ अनवारंटेड पीस, अनापेक्षित
शांति की युक्ति में, ये भी हो सकता है। इसके बाद धन के रूप में, धन के रूप में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, पावर, पावर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा, ए तो हमारा नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, इसके बाद और कौन सा नहीं होगा, एक टूल ऑफ अनापेक्षित शांति के रूप में, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी, डी और ई आंसर हो सकते हैं, बी, डी, ई। तो आंसर नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी दो कथन दिए गए हैं। संप्रेषण में अर्थ संकेत का कूट, पात्र और चित्रण से संबंधित होती है। मतलब जो सिमेंटिक कोड है वो कैसी होती है, आपके कैरेक्टर और कह सकते हैं कि जो कैरेक्टराइजेशन मतलब चित्रण से संबंधित होती है। ठीक है, सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है, रोनाल्ड बार्थ डिस्क्राइब्स दिस कोड एज द वॉइस ऑफ द पर्सन। मतलब जो ये रोनाल्ड बार्थ थे, इन्होंने इस कोड को व्यक्ति की आवाज की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर देखते हैं हमारा कौन सा है, आंसर नंबर 1। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मैथमेटिकल जो रीजनिंग है उससे क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति कलम की दर से 60 कलम के एक पैकेट को खरीदता है। मतलब 10 रुपए प्रति कलम, एक कलम कितने का है, 60 का। ठीक, तो 10 कितने के हो गए, 60 इंटू 10, मतलब 600 रुपए की हो गए। ठीक, ये चीज समझ में। वह पैकेट के एक भाग को 40% के लाभ पर बेचता है। अब देखो जो परसेंटेज दिया हो, मतलब परसेंटेज तो हमारा हमेशा 100% होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर लाभ है तो 100% में ही जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे 40% लाभ है तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 140%। मतलब ये लाभ होके कितना हो गया, 140%। ठीक, ये चीज समझ में आएगी। शेष भाग पर उसे 20% की हानि होती है। अब टोटल यहाँ पे 600 है, शेष भाग हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 600 माइनस एक्स या वाई जो भी कर लेंगे, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं किया गया है। ठीक है, यदि उसे संपूर्ण पैकेट पे कुल लाभ 20% होता है तब कलम की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसने लाभ पर बेचा है। तो सबसे पहले आपको लाभ और हानि का पता होना चाहिए। जैसे 100% दिया है तो अगर लाभ है तो प्लस हो जाएगा उतना ही, अगर हानि है तो उतना ही माइनस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि पहला भाग मान लिया कि x है, पैकेट का शेष भाग कितना है, 600 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या पूछा गया कि वह पैकेट के एक भाग को, मतलब जो पहला भाग है ये 40% लाभ पर बेचता है। तो पहला भाग हमारा कितना x, 40% लाभ से कितना हो गया 140 और बटे 100 प्लस आगे क्या दिया गया, शेष भाग। शेष भाग कितना है, 600 माइनस एक्स, वो लिखा है। इसके बाद 20% की हानि। अब बताया कि अगर हानि है तो उसमें से 100 में से घटा देंगे, तो 20% की हानि मतलब कितना बचा हमारा, 80 यहाँ पे बच गया, 80%। तो वही यहाँ पे दिखाएगा 80% बटे 100। फिर टोटल यहाँ पे 600 इंटू 20% की यहाँ पे बोलेगी संपूर्ण, मतलब टोटल जो है, टोटल कितना है 600, उस पर 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 120 और बटे 100। अब इसको सॉल्व कर जब हम लोग करेंगे तो इस सॉल्व करके कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ से जैसे 0 से 0 ये हट जाएगा तो ये बचा 14 बटे एक्स। ठीक है, यहाँ भी ये 0 से 0 चला जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4800 आ जाएगा, माइनस का है 8 का इसमें करेंगे तो 8x बटे 10। इसको सॉल्व करके हमारे x का मान कितना आ जाएगा, 400 रुपये। तो यहाँ पे कुल कलम पूछी गई है। अब यहाँ पे x मतलब एक पूरा भाग 400 रुपये आया है, तो कुल कलम मतलब 10 थी, तो 10 इसमें बटे करके तो कितनी आ जाएंगी कुल कलम, 40 कलम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 40। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज क्रिकेट खिलाड़ी 70वें मैच में 98 रन बनाता है, मतलब 98 रन बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसके प्रति मैच औसत रन में 2.5 की रन की वृद्धि होती है। मतलब जब इतने रन बनाता है तो 2.5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 70वां मैच खेलने के पहले उसका औसत कितना था। ठीक है, मतलब 16वें तक पूछा गया है उसका औसत। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे
तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन भी दिया है कि माना 70वीं इनिंग से पहले बल्लेबाज का औसत x था, मतलब जो 70वां बनाया तो उसका कितना बढ़ता है 2.5 औसत बढ़ जाता है। तो उससे पहले यहाँ पे मान लिया x था, 70वीं इनिंग में 98 रन बनाने के बाद कितना औसत बढ़ा 2.5 औसत बढ़ गया। ठीक है, तो 70वीं से पहले क्या होगा 16वीं होगी, तो यहाँ पे 16x प्लस ये 98 हो गया। ठीक है, और उससे पहले तो ये इस औसत को यहाँ से घटा देंगे इंटू 70वीं है तो यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 55.5। यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्षा ऋतु के समय एक नदी के जलस्तर में एक दिन 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि जैसे 100 है, अभी आपको बताया 10% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 110%। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नदी 100% थी, पहले दिन जब बढ़ा तो 110 हो गया, मतलब 100 में प्लस 10 हो गया तो 110। ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन जल घटा, अब 110 तो कितने का घटा, जो 110 हमारा था उसमें से घटा, तो ये 100 में से घटा 90 हो गया, 110 तो था ही पहले से। ठीक है, बटे 100 तो ये कितना आ गया। अब इसका अंतर निकाले 100 में से 99 मतलब घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, मतलब 1% की कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं जिसमें प्रथम संख्या के दोगुने, अब दो संख्या मान लेते हैं x और y है, तो कैसे प्रथम संख्या के दोगुने, ठीक है, दूसरी संख्या के तिगुने का योग है। अब दूसरी संख्या कितनी y है तो तिगुने का योग, वो योग कितना है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y इंटू योग कितना है 39। ठीक, आगे भी दिया गया है पहली संख्या के तिगुने, यहाँ पे तिगुने पहली संख्या के तो यहाँ पे 3x हो गया। इसके बाद है दूसरी संख्या के दोगुने, अब दूसरी संख्या क्या है y है तो दोगुना का योग कितना है 36। अब ये दो समीकरण हमारे बन गए, ये हम लोग क्लास छोटी 9th 10th में काफी पढ़े हुए हैं। यहाँ पे दो समीकरण बनने के बाद इन्होंने x का मान निकाल लिया है एक समीकरण से सॉल्व करके। इसके बाद इन्होंने क्या किया, वो वैल्यू समीकरण 2 में रख दी, मतलब जिससे कि एक ही जो चर है उसमें y में आंसर आ गया, उसको उठा के समीकरण 1 में रख दिया तो हमारा x बराबर 6 आ गया, वहां से हम लोग y बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि सर्च को इतना लिखा गया है कूट भाषा में और चार्ट को इतना लिखा गया है तो टीचर को किस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। सर्च को आप देख सकते हैं इतना लिखा गया है, चार्ट को इतना लिखा गया है, तो जब टीचर को लिखेंगे तो यहीं से t बराबर यहाँ पे कितना है 5 हो गया ये। ठीक है, e हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिया गया है, और a हमारा कितना दिया गया है a बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद है c किसके बराबर है 7 के बराबर है। ठीक है, और h किसके बराबर है 3 के बराबर, और हमारा e जो है e किसके बराबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के बराबर है। और फिर लास्ट में हमारा r, तो r किसके बराबर दिया गया है 6 के बराबर दिया गया। तो इस पर बहुत सिंपल सा है, दो दिए गए उसी में से आपको टीचर का निकाल लेना है इसी प्रकार से। तो यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा, टीचर का कोड कितना आ जाएगा 514731 तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं। हम लोग इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, और अदर स्टेट के भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करवा दिया जाएगा, और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी तो बता सकते हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट करने वाली चीज़ है तो वो भी बता सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, और ये सारी क्लासें आपकी फ्री में रहेंगी। ठीक है, तो जो बच्चे कोचिंग वगैरह के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक क्लासेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे, इसी प्रकार आप लोग बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।